बच्चों, वेलकम टू मेडू हब। आज से फिर हम स्टार्ट करेंगे इस अल्टरनेटिंग करंट। ओके, अल्टरनेटिंग करंट का कुछ पार्ट हम पिछली वीडियोस में कवर कर चुके हैं। अब रिमेनिंग पार्ट को आगे कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, जो मैंने पिछली वीडियो में आपको पढ़ाया था, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने सबने वो व्यू करा होगा। ठीक है, वो आप देखें और आपके जो डाउट है वो हमें आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भेज सकते हैं। हम उनका एक शॉर्ट वीडियो बनाकर आपको पोस्ट करेंगे। ओके, तो अभी जो मैंने पिछले क्लास में आपको पढ़ाया था, मैंने पढ़ाया था आरसी सर्किट, है ना। देखो अभी क्या हो रहा है ना बच्चों, हम छोटे छोटे सर्किट पढ़ रहे हैं, सीरीज आरसी सर्किट, सीरीज आरएल सर्किट, फिर आपको सीरीज एलसी सर्किट पढ़ाएंगे। फिर इनको कंबाइन करेंगे, जो आपका मेन सर्किट है जिसको आप बोलते हैं आर एल सी सर्किट, है ना। सीरीज में आर भी कनेक्ट कर दिया, एल भी कनेक्ट कर दिया और आपने सी भी कनेक्ट कर दिया। अभी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम दो दो का कॉम्बिनेशन समझ रहे हैं, है ना। थोड़ा इजी है उसको समझना, इसलिए पहले दो दो का कॉम्बिनेशन, फिर तीनों का कॉम्बिनेशन, और कॉन्सेप्ट यही कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे वहां पर। तो देखो, जो मैंने पिछले क्लास में पिछले वीडियो में आपको बताया था वो मैं थोड़ा ब्रीफ करता हूँ, क्योंकि आज मुझे आरसी सर्किट्स पे क्वेश्चंस कराने हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, और उसमें मैंने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं जो आपके नीट के एग्जाम में पूछे गए हैं। ओके, तो आरसी सर्किट में हम देखते थे कि एक कैपेसिटर है। ओके, एक कैपेसिटर है। आपने बस हमें जो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो ज्यादातर जरूरत है, वो हमें जरूरत है इसके फेजर डायग्राम की। ये हमने एसी वोल्टेज लगा दिया, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। ओके, क्लियर है। तो यहाँ पर क्या होता था कि बेसिकली जब हम कैपेसिटर यूज करते थे, तो उसमें याद करो करंट कैसे लीड करता था या लैग करता था। प्योरली आरसी सर्किट में क्या होता था, और उन दोनों का कॉम्बिनेशन हमें पढ़ना है ना। बात आ रही है समझ में। तो बेसिकली अगर मैं सी का फेजर बनाऊं, सी का फेजर अगर मैं बनाता हूं, तो इसमें देखना है करंट लीड करता है या लैग करता है। अच्छा, ये सीरीज सर्किट है, तो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि सीरीज सर्किट में क्या सेम रहता है बेटा, करंट विल बी सेम। यही करंट इसमें से जाएगा, यही करंट इसमें से जाएगा, यही करंट इसमें से जाएगा। बात आ रही है समझ में। तो कोई भी सीरीज सर्किट हो, चाहे वो डीसी सर्किट हो या एसी सर्किट हो, अगर सीरीज सर्किट है तो उसमें क्या सेम रहने वाला है, करंट। क्या सेम रहने वाला है, करंट। जैसे डीसी का एग्जाम्पल ले लो, आपने ये दो रेजिस्टेंस बनाए, ठीक है, R1 R2, और आपने कहा भाई डीसी सर्किट है तो मैंने बैटरी लगा दी। ओके, ये मैंने सेल लगा दिया यहाँ पे V वोल्ट का। तो इस R1 R2 में से क्या सेम रहने वाला है, करंट सेम रहने वाला है। क्या सेम रहने वाला है, करंट, है ना। तो यहाँ से क्या सेम रहेगा, करंट। इसमें से भी करंट यही जाएगा, इसमें से भी करंट यही जाएगा, इसमें से भी करंट यही जाएगा। क्योंकि जब सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, तो मान लो ये रेजिस्टेंस R1 है और ये दूसरा रेजिस्टेंस R2 है। ओके, तो अब चार्ज को कोई अलग से पाथ तो नहीं मिल रहा। तो चार्ज, जितना चार्ज इस रेजिस्टेंस के क्रॉस सेक्शन को क्रॉस करेगा, उतना ही चार्ज उस दूसरे वाले रेजिस्टेंस के क्रॉस सेक्शन को क्रॉस करेगा ही करेगा, है ना। उसको कोई दूसरा रास्ता नहीं मिलना जाने के लिए। तो आई थिंक ये बात समझ आई होगी। तो इसको तो हटा देते हैं, डीसी का बीच बीच में हम एग्जाम्पल्स लेते रहेंगे, सो दैट हम रिलेट कर पाए जो हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा है। तो बच्चों, बात यह है कि भी क्या सेम रहने वाला है, करंट सेम रहने वाला है इन दोनों सर्किट से। अब मेन जो हमें जरूरत पड़नी है वो फेजर डायग्राम की पढ़नी है। वो फेजर डायग्राम रिवाइज कर लेते हैं और फिर क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे फेजर डायग्राम बनाए, तो देखिए करंट हमें सेम रखना है। प्योरली रजिस्टिव सर्किट में जो फेजर डायग्राम बनता है, रजिस्टिव सर्किट में जो फेजर डायग्राम बनता है, वो हमने इस तरीके से बनाया था। मान लो ये वोल्टेज अक्रॉस आर है और ये उसके अक्रॉस करंट है। ओके, क्लियर है। कैपेसिटर में क्या होता है, करंट लीड करता है, करंट लीड करता है। तो मान लीजिए करंट ये है, क्योंकि मुझे करंट सेम रखना है, तो करंट का जो एरो है वो सेम डायरेक्शन में रखना पड़ेगा, है ना। वो आसान है ड्रॉ करना। करंट लीड करता है और वोल्टेज कर जाता है लैग। ये वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर हो गया, ये 90 डिग्री। इन दोनों डायग्राम को उठाइए और आपस में सुपरपोज कर दीजिए, जोड़ दीजिए। ठीक है, तो अगर मैं इनको जोड़ता हूं साथ में, ये मेरा करंट हो गया, येलो कलर से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ करंट। ये मेरा वोल्टेज हो गया, ठीक है, वोल्टेज में बनाता हूँ अभी, वोल्टेज बनाता हूँ, वोल्टेज अक्रॉस आर। ये वी आर हो गया, ये वी सी है। ओके, ये वीसी है, और बेटा ये है करंट, ये है करंट। ओके, अब इसको ऐड कैसे करते हैं, ऐड हम करते हैं इस तरीके से, बताया था आपको वेक्टर। ये इसका नेट वोल्टेज है V, और ये इनके बीच में होगा फेज डिफरेंस, ये होगा इनके बीच में फेज डिफरेंस। तो अगर हम इसको समराइज करें, तो ये VR, ये VC, ये VR, ये VC, और ये रिजल्टेंट वोल्टेज।
क्या लगा सकते हैं? ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या लगा सकते हैं? ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो आप बोलोगे ये जो V है नेट वोल्टेज वो हो जाएगा VR का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, और बेटा ये जो tan फाई है फेज डिफरेंस ये हो जाएगा VC बाई VR, और इसको फर्दर हम लिख सकते हैं tan फाई इज इक्वल टू IXC IR, क्योंकि ये सेम रहता है तो I से I कैंसिल, तो फेज डिफरेंस हो जाएगा XC बाई R। XC क्या होता है? XC होता है 1/ओमेगा C, या XC को लिख सकते हैं 2 पाई म्यू इंटू C। ये कैसे आया 2 पाई म्यू? ओमेगा क्या होता है बेटा? 2 पाई/T होता है, 1/T फ्रीक्वेंसी होता है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं। आई होप ये रिकॉल हो गया होगा आपको। चलिए आगे चलते हैं, अब क्वेश्चंस करते हैं इसमें। रिकॉल कर लीजिए जल्दी से, मेन मेन चीजें देख लीजिए। फेजर क्या होगा, फेज डिफरेंस क्या होगा, करंट लीड कर रहा है वोल्टेज से, है ना, करंट आगे आगे घूम रहा है, वोल्टेज पीछे पीछे, एंटी क्लॉकवाइज घूमता है यहाँ पर। क्लॉकवाइज नहीं बनाना है, क्या बनाना है? एंटी क्लॉकवाइज बनाना है, एंटी क्लॉकवाइज। ओके, तो ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। इससे आगे वाला क्वेश्चन अब हम डिस्कस करेंगे। आगे वाला क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट, ये आपको दो ग्राफ दे रखे हैं। द ग्राफ below depict आपको डिपेंडेंस ऑफ टू रिएक्टिव इम्पीडेंस x1 एंड x2, है ना। ये x1 के लिए ग्राफ है और ये आपका x2 के लिए ग्राफ है। आपको बताना है कौन सा कैपेसिटिव रिएक्टेंस के लिए है या इम्पीडेंस के लिए है और कौन सा इंडक्टिव के लिए है। तो देखिए जो XC होता है, XC हमारे पास होता है 1/ओमेगा C, या इसको लिख सकते हैं 1/2 पाई/FC। ओके, तो यहां से हमें ये दिख रहा है कि जो XC है, अगर मैं बोल दूं C की वैल्यू कांस्टेंट है ना, पहले मैं बोल देता हूं इफ C इज कांस्टेंट, हम C को चेंज नहीं कर रहे, C की वैल्यू हमने क्या कर दी? कांस्टेंट कर दी, C को कांस्टेंट नहीं कर रहे। तो अब यहाँ पे देखो कौन कौन सी चीजें कांस्टेंट हो गई बेटा। C कांस्टेंट, 2 पाई कांस्टेंट, इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि XC इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, है ना। इसको क्या कर सकते हैं, देखो XC इंटू फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/2 पाई/C, और मैं बोल सकता हूं ये अगर वाई एक्सिस पर है, देखो यहाँ पर क्या है, वाई एक्सिस पर इंपीडेंस है XC, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे XC XL, तो अभी नहीं लिख रहे XC है, ओके, बट हाँ वाई एक्सिस पर इंपीडेंस है, और ये हमारा किस पर है? F, ये है हमारा X एक्सिस पर, और ये चीज है कांस्टेंट। हाँ भाई रिकॉल करो कौन सा ग्राफ होगा। देखो तीन ही ग्राफ होते हैं, या तो स्ट्रेट लाइन बनेगा या पैराबोला बनेगा या हाइपरबोला बनेगा, ज्यादातर ग्राफ्स इसी में कवर हो जाते हैं। ओके, तो ये कुछ कुछ ऐसा ग्राफ बनना है, PV इज इक्वल टू NRT, सबने बनाया हुआ है, और मैं बोल दूं T कांस्टेंट है, तो आ जाता था PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, और इसका ग्राफ बनता था हाइपरबोला, आपने बनाया हुआ है। ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है, और आपका ग्राफ इस तरीके से बन जाता था, है ना, टेम्परेचर कांस्टेंट, आइसोथर्मल प्रोसेस। इसी तरीके से यहाँ पे देखें कि XC और F का जो ग्राफ है वो जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट के बराबर है, ये क्या है? कांस्टेंट है। तो अगर मुझे यहाँ ग्राफ बनाना है तो y एक्सिस पर और x एक्सिस पर, y एक्सिस पर कौन सी चीज जानी चाहिए? डिपेंडेंट क्वांटिटी, है ना, x एक्सिस पर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। तो y एक्सिस पर डिपेंडेंट क्वांटिटी कौन सी है? XC, ये F है, और आप बता दीजिए ग्राफ कैसा बनेगा, यही वाला ग्राफ बनेगा। तो ये जो है वो किसके लिए है? ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस, है ना, कैपेसिटिव। तो यहाँ से चेक कर लेते हैं, इंडक्टर है ये नहीं हो सकता, रजिस्टर है ये नहीं हो सकता, इंडक्टर है ये भी नहीं हो सकता, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा X1 इज कैपेसिटर और X2 इज इंडक्टर। इसको भी देख लेते हैं, वैसे MCQ सॉल्व करना है तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बट हाँ अगर डिस्कशन करना चाहे तो हम इसको भी डिस्कस कर सकते हैं कि भाई एक्सेल क्या होगा। तो हमारे पास जो एक्सेल होता है, एक्सेल ओमेगा एल होता है, एक्सेल हो जाता है 2 पाई/FL। बाकी आप देखिए कि ये जो है XC, ये 2 पाई/L कांस्टेंट ले लो और ये F ले लो। अब देखो ये वाला XC वो एक्सेल ले लेते हैं, एक्सेल होगा ये, इसको मैं चेंज कर देता हूँ, देखिए एक्सेल है ना, एक्सेल। तो एक्सेल मेरे पास आ गया 2 पाई/μ/F फ्रीक्वेंसी L। अब जरा ध्यान से देखो, डिपेंडेंट क्वांटिटी मैंने बोला वाई एक्सिस पे जाएगी, वाई एक्सिस पे चलेगी, है ना। ये चीज क्या है? कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट हो गया, और बेटा ये जाएगा एक्स एक्सिस पे। तो कुछ ऐसी इक्वेशन देखिए, y इज इक्वल टू mx,
किस चीज की इक्वेशन है? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। किसकी इक्वेशन है? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो ग्राफ ये बनना चाहिए स्ट्रेट लाइन, तो ये क्या होगा? इंडक्टर के लिए होगा, या इंडक्टिव रिएक्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा X2। आई होप बात आपको समझ आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। डाउट्स अपने पूछते जाएं, ओके, बताते जाएं डाउट्स आपके जो भी हैं, और जितने भी आपके डाउट्स आते हैं इस चैप्टर की वीडियोस देखिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए और हमें डाउट्स भेजिए फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, ठीक है, सो दैट हम आपकी हेल्प कर पाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चों। द बल्ब एंड द कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज। देखो बल्ब जो है वो एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, कैपेसिटर 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 हो गया, तो ये आरसी सर्किट है, तो ये मैंने बल्ब बना लिया, ओके, ये मैंने कैपेसिटर बना दिया, इसको मैंने एक सप्लाई दे दी वोल्टेज की, V इजिकल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, ओके। तो कुल मिला के ये मेरे लिए है एक आरसी सर्किट। और कैसा सर्किट है? सीरीज आरसी सर्किट, है ना? कैसा सर्किट है? सीरीज आरसी सर्किट, सीरीज आरसी सर्किट है ये। कौन सी चीज सेम रहती है इसमें? कौन सी चीज सेम रहती है? करंट सेम रहता है। कौन सी चीज? करंट। तो देखो जो करंट यहाँ से चला ऐसे चला, ये आर से जो जाएगा वही सी से जाएगा, क्योंकि करंट को कोई दूसरा रास्ता मिल ही नहीं रहा, उसको इसी रास्ते से जाना ही जाना है, और कोई बाईपास नहीं है करंट के लिए, तो उसकी मजबूरी है इससे जाना। इसलिए क्या होगा? करंट सेम होगा आर और सी से। ओके, क्लियर? तो अभी ये सिचुएशन है, ओके, इफ इट्स फ्रीक्वेंसीज इंक्रीज व्हाइल कीपिंग द वोल्टेज सोर्स इज कांस्टेंट। अब ये बोला है कि ये जो वोल्टेज है ना, इसको चेंज मत करो, इसको कांस्टेंट कर दो, ठीक है, और आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है। क्या बढ़ानी है? फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है, ठीक है। तो अभी ये देखो कि ओवरऑल जो इसमें करंट फ्लो होगा वो होता है वोल्टेज अपॉन जेड। ये जेड होता है आपका आर का स्क्वायर प्लस एक्सी का स्क्वायर, ओके। ये भी हमने फेजर से ही निकाला हुआ है, मैं थोड़ा ब्रीफ करता हूँ। देखो फेजर हमने ऐसे बनाया था बेटा, वीसी है, ये वी आर है सॉरी, ये हमारा करंट है। तो हमने कहा नेट वोल्टेज इस तरीके से होगा, ये V है हमारा, ओके। तो V को हम लिख सकते हैं V स्क्वायर इज इक्वल टू वी आर का स्क्वायर प्लस VC का स्क्वायर। बेटा इसको लिख सकते हैं I Z, Z को बोलते हैं इम्पीडेंस, नेट अपोजिशन, है ना, यूनिट क्या होगी? ओम, Z की यूनिट क्या होगी? ओम, ओके। IR इसको लिख सकते हैं, ये इसका स्क्वायर हो गया, ये IR का स्क्वायर हो गया, और ये हो जाएगा IXC का स्क्वायर। अब बेटा करंट सेम है, तो ये गायब, ये गायब, यहाँ से गायब, जो चीज सेम है वो कैंसिल आउट, है ना, सेम है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सी का होल स्क्वायर, और हम बोल सकते हैं जेड इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर, ओके, क्लियर है? तो सीरीज और एसी सर्किट में फर्क क्या है बेसिकली? अगर यही सीरीज सर्किट होता और दो रेजिस्टेंस लगे होते, ध्यान से समझना बेटा, है ना, यही डिफरेंस हो जाता है, और इसी से आप परेशान हो जाते हो। तो डीसी सर्किट लेना है तो मैं बैटरी ले लेता हूँ, 1 मिनट। तो मैंने कहा दो रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस ये है, R1 R2, और आपने ये बैटरी लगा दी मान लीजिए। अच्छा, इसमें करंट आई तो सेम ही रहेगा, सेम चीज होती है। इसके अक्रॉस वोल्टेज V1 और इसके अक्रॉस वोल्टेज V2। तो जब आप डीसी सर्किट सॉल्व करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले टॉपिक में, तो आप क्या करते हो? बोले आर इक्विवेलेंट निकालना है, तो आप इनको सिंपली ऐड कर लेते हो, आप बोलते हो R1 प्लस R2, ठीक है। आपको वोल्टेज निकालना है, मान लो इस बैटरी का वोल्टेज V है, तो आप वोल्टेज ऐड कर देते हो V1 प्लस V2। ये चीज लगती है डीसी के लिए, ओके। एसी में आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है ना, यही मेजर मिस्टेक्स होती है ना, आप मिक्स कर देते हो, एसी डीसी सब मिक्स हो जाता है, और वही चीज पता नहीं क्या बन जाती है ना। तो सीरीज सर्किट में सिंपली ऐड हो रहा है डीसी सर्किट में, तो वोल्टेज भी सिंपली ऐड हो जाएगा। यहाँ रेजिस्टेंस भी सिंपली ऐड नहीं होते और वोल्टेज भी सिंपली ऐड नहीं होते, हमें उसके किसकी मदद से करना होता है? फेजर की मदद से करना होता है। अगर आपने ये डिफरेंस मार्क कर लिया तो आप डीसी सर्किट और एसी सर्किट में गलती नहीं करोगे। आपको बस यही ध्यान रखना है, ये डिफरेंस जो है वो इस दोनों चैप्टर को डिफरेंशिएट करने का की पॉइंट है, ओके। अगर आप ये भूल गए तो गड़बड़ी गड़बड़ है, याद रहेगा तो एकदम परफेक्ट आप क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर पाओगे। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे बेटा। सीरीज सर्किट है, डीसी सर्किट है, डीसी सर्किट में क्या होता है? सिंपल ऐड कर सकते हैं नेट रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस R3, जितने भी रेजिस्टेंस ऐड करते चले जाओ। नेट वोल्टेज, इसके अक्रॉस वोल्टेज, इसके अक्रॉस वोल्टेज इज इक्वल टू अप्लाइड वोल्टेज, यहाँ पे नहीं होगा,
यहाँ पे नहीं करना है। यहाँ पे नेट वोल्टेज क्या होगा, V इज इक्वल टू बी आर का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। यहाँ ये गलती नहीं करनी है किसी भी हाल में। ओके, तो चलो ये तो एडिशनल बातें हो गई, क्वेश्चन पे आ जाते। क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो ये मैं हटा देता हूँ, देखो ये यहाँ से गायब। तो Z हमने निकाल लिया, हमें Z की जरूरत थी। ठीक है, हमेशा AC का प्रॉब्लम सॉल्व करें सबसे पहले फेजर बना लो, ठीक है, गलती होगी नहीं, साइड में फेजर बना लो। ओके, तो Z है। अब हमने क्या कहा कि भी XC जो होता है वो 1/2πfc होता है। देखते हैं क्या इंफॉर्मेशन, इफ इट्स फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीज्ड, फ्रीक्वेंसी बढ़ी, ओके, फ्रीक्वेंसी के साथ एरो लगा दो, फ्रीक्वेंसी बढ़ी, XC घट गया, है ना, ये नीचे लिखा है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो एक चीज बढ़ी तो दूसरी चीज घट गई। जब ये घटा तो बेटा ये इसका स्क्वायर की वैल्यू भी घट जाएगी, ओवरऑल ये डिक्रीज होगा, ये डिक्रीज होगा, है ना, तो करंट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, है ना, इंक्रीज हो जाएगा। अब ये बताओ कि इस बल्ब में से अगर करंट ज्यादा फ्लो होता है, पहले कम फ्लो हो रहा था अभी ज्यादा फ्लो होने लगा, तो इस करंट में जो हीट प्रोड्यूस होगी I²RT, वो बेटा बहुत ज्यादा होगी। अब जब ये ज्यादा हीट होगा तो क्या करेगा, कम ग्लो करेगा या ज्यादा ग्लो करेगा, ज्यादा रोशनी प्रोड्यूस करेगा, ज्यादा लाइट प्रोड्यूस करेगा। तो आंसर क्या होगा, बल्ब विल ग्लो मोर इंटेंस लाइट। ओके, बात आ गई समझ में, क्लियर है, एनी डाउट्स, है ना, चैट के थ्रू डाउट्स भेजते रहे अगर आपका कोई डाउट है, अदरवाइज हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ओके, क्लियर है यहाँ पे क्या हो रहा है। तो हमने इस तरीके से एक सिंपल सर्किट बनाया, Z की वैल्यू रखी, ये देखा कि Z बढ़ रहा है या घट रहा है, उसके हिसाब से करंट को डिसाइड कर लिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। ओके, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है ना, देखो यहाँ पे ना थोड़ा सा करंट का भी कॉन्सेप्ट यूज होगा, तो वो मैं पहले ब्रीफ करूंगा आपको, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 110 वोल्ट 60 वॉट का लैंप है, यानी कि 1110 वोल्ट 60 वॉट बल्ब या लैंप, ये चीज जो आपको यहाँ पे गिवन है ये कहलाती है रेटिंग। क्या कहलाती है, इट्स अ रेटिंग ऑफ अ डिवाइस। देखो आप मार्केट से कोई भी चीज परचेज करो, मान लो आप एलईडी परचेज करना चाहते हो, तो आप बोलते हो भाई 20 वॉट की एलईडी दे दो, है ना, तो आप सिर्फ ये डेटा बोलते हो 20 वॉट, यानी कि आप उसकी पावर बोलते हो। लेकिन इसके साथ एक डेटा और होता है जो कि अंडरस्टूड होता है, वो होता है 220 वोल्ट, यानी कि वो जो आप एलईडी परचेज करके ला रहे हो मार्केट से, वो 220 वोल्टेज के लिए डिजाइन की गई है, आप उससे ज्यादा वोल्टेज पे नहीं लगा सकते, फ्यूज हो जाएगी। बात आ रही है समझ में, उससे कम में लगा सकते हैं, है ना। तो मान लो आप 220 वोल्टेज की एलईडी लाए और आपने वो बल्ब या एलईडी आपने 220 वोल्ट की सप्लाई, ये 220 वोल्ट बेटा क्या है, आरएमएस वैल्यू है। अगर एसी में कोई फिक्स वैल्यू है, एसी की अगर आपको कोई फिक्स वैल्यू दे रखी है, तो वो डेफिनेटली क्या होगी, आरएमएस वैल्यू। क्या होगी, आरएमएस वैल्यू, है ना, क्योंकि एसी तो वेरी कर रहा है, वोल्टेज उसका वेरी कर रहा है, तो अगर कोई फिक्स वैल्यू दे रखी है तो वो हमेशा आरएमएस वैल्यू होगी। जैसे मान लो अगर ये वोल्टेज ऐसे होता है, एसी वोल्टेज ऐसे होता है V0 साइन ओमेगा टी, तो ये जो 220 वैल्यू है वो इसमें से किस चीज की वैल्यू है, V की वैल्यू है, V0 की वैल्यू है। वो V की भी वैल्यू नहीं है, वो V0 की भी वैल्यू नहीं है, वो बेसिकली वैल्यू है V0/√2, आपको जो है वो 220 वोल्ट देगा। तो एसी सर्किट्स में जो भी इंफॉर्मेशन अगर कांस्टेंट दे रखी है, करंट की वैल्यू दे रखी है, वोल्टेज की वैल्यू दे रखी है, वो बेसिकली क्या होंगी, आरएमएस वैल्यूज होंगी। ओके, तो इस तरीके से अगर मैंने इक्वेशन लिख दी तो कंफ्यूज नहीं होना है कि ये V की वैल्यू है, V0 की वैल्यू, ये बेसिकली V0/√2 की वैल्यू 220 वोल्ट है। दोबारा इस बात पे आते हैं कि भाई आपने एक एलईडी परचेज की, 20 वॉट की है पावर उसकी, और अंडरस्टूड है कि 220 वोल्ट पर ऑपरेट होगी। ओके, क्लियर, 220 से ज्यादा लगाओगे एलईडी फ्यूज हो जाएगी, 220 से अगर आप नीचे वोल्टेज पे लगाओगे तो उसकी आउटपुट पावर या पावर कंजप्शन 20 वॉट नहीं होगा, वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। ठीक है, बात आ गई समझ में। अब यही डेटा यहाँ पे दे रखा है, जैसे इंडिया में जो सप्लाई होती है ना, इंडिया में जो एसी सप्लाई होती है, ठीक है, इंडिया में एसी सप्लाई जो होती है उसकी रेटिंग होती है बेटा 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी और 220 वोल्ट, और ये क्या है, आरएमएस वैल्यू। क्या है बेटा, ये आरएमएस वैल्यू। जबकि यूएसए में जो एसी सप्लाई होती है उसकी जो रेटिंग होती है, हर कंट्री का अलग अलग सिस्टम है ना, वहां पे होता है 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होती है और 110 वोल्ट आरएमएस वैल्यू होती है। ठीक है,
यानी कि अगर आप कोई चीज यूएसए से परचेज करते हैं तो यहाँ ऑपरेट करने के लिए आपको एक ट्रैवल अडोप्टर चाहिए, या यहाँ की चीज को वहां ऑपरेट करने के लिए एक ट्रैवल अडोप्टर चाहिए जो कि इसको चेंज करेगा। बात आ रही है समझ में? तो ये कंट्री टू कंट्री डिपेंड करता है। तो इसी तरीके से वहां के डिवाइस भी मैन्युफैक्चर करती हैं कंपनी। ओके, तो ये हम हटा देते हैं यहाँ से। ये सारा जनरल बात हो गई। क्वेश्चन पे दोबारा आ जाते हैं। तो इस रेटिंग का करें क्या? अगर आपको रेटिंग दे रखी है तो उसका काम क्या है, चाहे वो डीसी सर्किट है या एसी सर्किट है। रेटिंग से बेसिकली आप रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। रेटिंग का पर्पस जो है वो रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने का है। तो जो पावर होता है बेटा V²/R होता है। ये एसी एंड डीसी रेजिस्टिव सर्किट के लिए सेम है ना। रेजिस्टेंस का बिहेवियर एसी डीसी में सेम होता है। इंडक्टर और कैपेसिटर का अलग अलग होता है। तो अगर आप रेजिस्टेंस डीसी सर्किट में लगाए या एसी सर्किट में लगाए, फार्मूले आपके वही रहेंगे जो आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़े हैं। लेकिन अगर आपको इंडक्टर और कैपेसिटर दे रखा है तो फिर आपको केयरफुली यूज करना है। डीसी में बिहेवियर अलग है इंडक्टर का, एसी में अलग है। डीसी में कैपेसिटर का बिहेवियर अलग है, एसी में अलग है। तो वहां पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। बाकी रेजिस्टेंस में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। रेजिस्टेंस जैसा, क्योंकि रेजिस्टेंस का काम देखो बेटा, डीसी पास करोगे तब भी गर्म होगा, हीट ही होगा, और एसी पास करोगे तब भी हीट ही होगा। तो फार्मूले क्यों बदले? नहीं बदलेंगे ना, बिहेवियर एक जैसा है। लेकिन इंडक्टर का बिहेवियर हम पहले कवर कर चुके। इंडक्टर का बिहेवियर एसी में अलग है, डीसी में अलग है, तो अलग अलग फार्मूले। कैपेसिटर का बिहेवियर डीसी में अलग है, एसी में अलग है, तो अलग फार्मूला। रेजिस्टेंस में ऐसा कोई पंगा ही नहीं है ना। क्लियर है? तो ये बहुत क्लियर बात हो गई कि भी जो पावर का काम है या जो रेटिंग का काम है वो बेसिकली रेजिस्टेंस निकालने का है। रेजिस्टेंस आप इजिली V²/P से निकाल सकते हैं। अब कुछ स्टूडेंट इसमें रेजिस्टेंस निकाल के कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर देंगे, लेकिन वो तरीका थोड़ा लेंदी है ना। एमसीक्यू में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, हमें थोड़ा और आउट ऑफ द बॉक्स सोच के काम करना होता है। तो वैसे तो अगर जो बच्चा इसको देखेगा वो सीधी कैलकुलेशन करेगा, 110 110 है 11, और ये पावर है 60 वॉट, यहाँ से ये सब कुछ निकालेगा, रेजिस्टेंस निकालेगा, फिर सी लगाएगा और फिर ये सॉल्व करेगा, है ना। तो ये है बहुत लेंदी तरीका। यहाँ से वो आर निकालेगा, ये सी निकालेगा, और ये एसी वोल्टेज। ओके, तो अगर आप ऐसे सॉल्व करते हैं, सॉल्व तो हो जाएगा, बट इट विल टेक मोर टाइम, है ना। और टाइम का ही तो गेम है ना। टाइम चाहिए, टाइम कम से कम लगना चाहिए, एक्यूरेसी मैक्सिमम होनी चाहिए, है ना। यही तो सीखना है। तो ये जो तरीका है इससे आंसर आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप आर की वैल्यू निकालेंगे, जो भी आर की वैल्यू है, ठीक है। फिर आप यहाँ से एक्सी निकालेंगे, तो ये आर है, ये एक्सी। ओके, अब मैं थोड़ा सा दूसरा तरीका डिस्कस करूंगा। मैं कहूंगा कि मैं इस आर को 110 वोल्ट से ज्यादा वोल्टेज नहीं दे सकता किसी भी हाल में, वरना ये फ्यूज हो जाएगा, है ना। तो मैंने कहा कि इसके अक्रॉस जो वोल्टेज हो सकता है वी आर, हम उसको क्या बोलते हैं बेटा, वी आर, वो 110 वोल्ट है। और वीसी मुझे मालूम नहीं है, वीसी निकालना है। और जो मैंने अप्लाइड वोल्टेज V0 sin ω t लगाया हुआ है, उसकी वैल्यू मुझे कितनी दे रखी है, 220 वोल्ट दे रखी है, आरएमएस वैल्यू 220 वोल्ट आरएमएस वैल्यू। अब अगली गलती का टाइम है जो आप लोग करते हैं, है ना। आप वही करोगे, आप बोलोगे अच्छा V = VR + VC। आप लिखोगे V है 220, ये है 110, 110, ये VC है, आपको ये निकालना है। तो जैसे ही आपने ये वैल्यू डाली VC, आपका VC का आंसर आ जाएगा और आप 110 आंसर मार्क कराओगे। और यही गलती है। क्या गलती है? क्या ये डीसी सर्किट है? क्या वोल्टेज सिंपली ऐड हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते, ये गलती है ना। तो इन मिस्टेक से हमें बचना है। एसी में जो प्रॉब्लमेटिक चीजें हैं वो यही है ना। आप ऐसे करते हो, सॉल्यूशन दूसरे तरीके से हो रहा होता है। इन गलतियों से बचना है, यानी कि आपको जानबूझ के ऐसा ऑप्शन पहला दे रखा है क्योंकि एग्जामिनर जानता है आप ये गलती करोगे, आप डीसी वाला कॉन्सेप्ट लगाओगे। बट ये क्या है, एसी सर्किट है, तो डीसी वाला कॉन्सेप्ट तो लग ही नहीं सकता। ओके, तो सही तरीका क्या होगा? सही तरीका क्या है? ये तो रॉन्ग हो गया है ना, ये रॉन्ग हो गया। चलो, तो सही तरीका क्या होगा, है ना, करेक्ट फेजर है। करेक्ट मेथड क्या है? करेक्ट मेथड है फेजर। करेक्ट मेथड है फेजर डायग्राम, है ना। कोई भी एसी का सर्किट बिना फेजर डायग्राम के सॉल्व ही नहीं हो सकता। तो जब फेजर से निकालेंगे तो ये आएगा बेटा V² VR का स्क्वायर + VC का स्क्वायर। ओके, यहां से सॉल्व करेंगे हम, है ना।
तो गलती समझ आई, नहीं करनी है, डीसी वाली गलती नहीं करनी। डीसी सर्किट है, पहले देख लो, है ना। कुछ बच्चों तो यही नहीं होता, यहाँ बैटरी लगाते हैं, है ना, उन्हें होश ही नहीं रहता कि भाई एसी सर्किट है या डीसी सर्किट है। तो ये ध्यान से देखना है, यहाँ क्या है, यहाँ इस तरीके से ये बना हुआ है तो एसी सर्किट है ना, बैटरी बनी है तो डीसी सर्किट है। तो सबसे पहले जो सर्किट दे रखा है प्रॉब्लम में, वो देखो तो क्या है, एसी है या डीसी है, बस करना सॉल्व शुरू कर देते हैं। पहले नोटिस करो क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है। ओके, तो वी स्क्वायर, वी आर स्क्वायर, वी सी स्क्वायर, इससे आप कैलकुलेशन करोगे। इसका एक और आसान तरीका है ना, देखो v का स्क्वायर अगर मैं करूं तो 220 का स्क्वायर, ये थोड़ा कैलकुलेटिव है। ओके, वी आर का स्क्वायर 110 का स्क्वायर, और बेटा वी सी का स्क्वायर ये हो जाएगा आपका 48400, है ना, ये हो जाएगा 12100 प्लस वी सी स्क्वायर। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करके वी सी आता है 190 वोल्ट। इसका करेक्ट आंसर जो है वो 190 वोल्ट है। अब स्क्वायरिंग तो कर लेंगे ना, है ना, इतनी कैलकुलेशन तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपसे इस स्टेज पर। ओके, तो आप यहाँ से ये कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हमारा वीसी 190 वोल्ट आ जाए। ठीक है, अब ये मेथड भी टाइम ले रहा है, अच्छा खासा टाइम ले रहा है। चलो मैंने तो बताया तो थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया, लेकिन आप एटलीस्ट इतनी कैलकुलेशन तो करोगे ना, तब भी टाइम लेगा, है ना। अब कभी कभी ऑप्शन से भी आंसर आ जाता है, ऑप्शन एलिमिनेशन। तो देखो 110 वोल्ट है, तो जाहिर सी बात है कि वोल्टेज अगर आप ऐसे लिखते भी हो, मतलब ये तो आइडिया हो गई होगा आपको कि ये होना चाहिए, तो वोल्टेज जो है वो 220 तो नहीं होगा, क्योंकि 220 कुछ रेजिस्टेंस, कुछ लैंप रख लेगा अपने पास, बाकी सी रखेगा, है ना, ऐसे ही होना चाहिए। 110 भी नहीं होना चाहिए क्योंकि लैंप 110 का है। ओके, तो इसका जो आंसर है वो 220 नहीं हो सकता, 110 नहीं हो सकता, ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि आपने इतना वोल्टेज लगाया ही नहीं है ना, तो 190 वोल्ट आ जाएगा। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, क्लियर है, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे मूव करें। ओके, तो जो रॉन्ग तरीका था वो एक बार मैं रिकॉल करा दूं बेटा, ऐड नहीं करना होता, सिंपल एडिशन नहीं होते एसी सर्किट में, वो डीसी सर्किट का टेक्निक है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, ये फेज डिफरेंस का है। देखो डेटा देखते हैं, अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 100 माइक्रोफेरेड, तो सी दे रखा है 100 माइक्रोफेरेड। ये भी एक बहुत प्रॉब्लमेटिक एरिया है कि ये पावर्स याद नहीं रहती, एटलीस्ट मिली की, माइक्रो की, नैनो की याद रखें। माइक्रो 10⁻⁻6, मिली 10⁻⁻3, ये छोटी छोटी चीजें याद रहेंगी, कैलकुलेशन फास्ट होगी। ओके, सी ये दे रखा है। अच्छा, रेजिस्टेंस ओम में दे रखा है 100 ओम, आर की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 100 ओम। ओके, कनेक्टेड इन सीरीज एसी सप्लाई 220 वोल्ट। तो बेटा एसी सप्लाई का वीआरएमएस क्या दे रखा है, एसी सप्लाई, एसी सप्लाई का वीआरएमएस, जब भी कोई कांस्टेंट वोल्टेज हो वो क्या होता है, वीआरएमएस होता है, इंस्टेंटेनियस नहीं होता। ठीक है, एवरेज नहीं होता, क्या होता है, आरएमएस वैल्यू होती है। आपको निकालना है द करंट लीड्स दी वोल्टेज, है ना, तो फेजर बना लेते हैं पहले। आप ये जानते हैं कि ये वीआर होता है, ये वीसी होता है, ठीक है, ये करंट होता है, और ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। तो जब ये इस तरीके से रोटेट हो रहा है तो करंट लीड ही कर रहा है। नेट वोल्टेज क्या होगा, नेट वोल्टेज हमारे पास होने वाला है ये V, है ना, और ये होता है फेज डिफरेंस। तो यहाँ जो पूछा गया है आपसे, ये फेज डिफरेंस पूछा गया है, और यहाँ से आपको क्लियरली दिख रहा है, ये देखो ये करंट है, ये वोल्टेज है। अब ये करंट ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो वोल्टेज भी ऐसे घूम रहा है। फेजर तो लगातार घूमता रहता है, वो तो हम उसकी एक इमेज, उस टाइम हमने एक फोटो क्लिक किया और वो बना दी, है ना। ये तो लगातार घूम रहा है ना, कंटिन्यूअस है, एसी फ्लो हो रहा है, तो ये फेजर लगातार घूम रहा है उसकी एक साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। तो ये क्या है, आई इस तरीके से है, वोल्टेज इस तरीके से, आई ऐसे घूम रहा है, वोल्टेज ऐसे घूम रहा है, तो करंट लीड्स दी वोल्टेज, क्या बनेगा, करंट लीड्स दी वोल्टेज, बेटा वोल्टेज को लीड करता है, और बाई बाई हाउ मच एंगल, फाई। अब फाई निकालना है। तो अगर मैं ये कहूं कि भाई ये ट्राइंगल तो देख सकते हैं, अब तो सारा इसमें टिग्नोमेट्री और वेक्टर ही है, ये ट्राइंगल देख सकते हैं, दिख रहा है ये ट्राइंगल, येलो से मैंने मार्क कर दिया। बताओ tan फाई की वैल्यू क्या होगी, है ना, तो tan फाई की वैल्यू होगी tan फाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। तो आपका ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, तो वी सी बाई वी आर,
इसको लिख सकते हैं tan phi इज इक्वल टू आई एक्स सी बाई आई आर। आई कॉमन होता है, सीरीज सर्किट है तो आई कॉमन है, सेम है, और जो चीज सेम है वो कैंसिल हो सकती है, तो ये यहां से गायब, ये गया ये गया, तो हमारे पास tan phi क्या आ गया, tan phi है एक्स सी बाई आर। ओके, बताओ आंसर बताओ जल्दी से, आ जाएगा, एक्स सी निकालना है ना, एक्स सी निकालना है और आर की वैल्यू गिवन है, वैल्यू डालो आंसर मिलेगा। ओके, एक्स सी क्या होता है, एक्स सी इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी। क्या क्या डेटा गिवन है, सी की वैल्यू गिवन है, ओमेगा, भाई जाहिर सी बात है। देखो अब ये जो उसने कहा कि एसी सप्लाई है 220 वोल्ट, एक चीज मिसिंग है, फ्रीक्वेंसी, है ना, वो आपको मालूम होनी चाहिए। भाई इंडिया में हम रह रहे हैं तो क्या फ्रीक्वेंसी सप्लाई की जा रही है यहाँ पे, 50 हर्ट्ज, है ना, 60 हर्ट्ज नहीं लिखनी है, 50 हर्ट्ज ही लिखनी है। तो यहाँ से अगर हम एक्सी निकालें, एक्सी इज इक्वल टू 1/2 पाई एफ सी, ये सी है ना, इसको सी कर लेते हैं, यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा, देखो ये 50 होता है, फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है 50, तो ये हो जाएगा 100 पाई मल्टीप्लाई बाई 100 माइक्रोफेरेड, 100 × 10⁻⁻⁶। इसको सॉल्व करो, देखो क्या आएगा, फटाफट सॉल्व करिए और मुझे आंसर बताइए। वेटिंग फॉर योर रेस्पॉन्सेस। तो ये 100 पाई हो गया, देखिए यहाँ से 10⁻⁴, ये 100/पाई हो जाएगा, ये एक्सी की वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू है, एक्सी की वैल्यू। कैसे सॉल्व करा, देखो ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो, 4 जीरो, वो तो -6 है, तो भाई 2 4 तो खत्म हो गए, 2 जीरो बचे, 100 यानी कि 10⁻⁻2 बचा, वो ऊपर चला गया, 100 हो गया, 100/पाई हो गया, यहाँ पे पुट कर लो। तो मैं यहाँ कैलकुलेशन कर रहा हूँ, tan phi इज इक्वल टू एक्सी है मेरे पास 100/पाई, ओके, और ये 100 है, 100 से 100 कैंसिल आउट, tan phi विल बी इक्वल टू 1/पाई, दैट इज द फेज डिफरेंस, और आंसर हो जाएगा 2। क्लियर। तो tan इनवर्स फाई को ऐसे भी लिख सकते हैं, ये फाई है तो इसको ऐसे लिख दिया, फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1/पाई, है ना, तो आंसर ये हो जाएगा। क्लियर। छोटे छोटे बस फार्मूले लिखे, याद करिए, उनको अप्लाई करना सीखिए, फेजर बनाइए, फेजर की प्रैक्टिस करिए, फेजर को अप्लाई करना सीखिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आई होप ये समझ आया होगा आपको आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, 50 हर्ट्ज एसी है जिसमें आरएमएस वैल्यू 20 वोल्ट है ना, ये जो आपको वोल्टेज दे रखा है बेसिकली ये होगा V0 sin ωt, है ना, ये वोल्टेज आपको गिवन है। तो आपको V नहीं दे रखा है, V0 नहीं दे रखा, आपको V0/√2 की वैल्यू दे रखी है जो कि आरएमएस वैल्यू है। फेजर फेजर डायग्राम में जो हम वैल्यू रिप्रेजेंट करते हैं वो आरएमएस वैल्यूज होती है। ओके, तो मैंने कहा कि जो हमारा इनपुट है वो V0 sin ωt होगा, तो ऐसी सप्लाई क्यों नहीं दी, उसने सीधा ये बता दिया V0/√2 जो कि आरएमएस वैल्यू कहलाती है, VRMS, वो 20 वोल्ट है। ओके, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज से देखते हैं इसका यूज होगा या नहीं। ओके, आर कनेक्टेड अक्रॉस आर एंड सी, आरसी सर्किट का प्रॉब्लम है, सीरीज सर्किट है, दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, करंट सेम रहने वाला है या डिफरेंट, करंट सेम रहने वाला है, इसके अक्रॉस वोल्टेज VR, और बेटा इसके अक्रॉस वोल्टेज VC, ये करंट है और यहाँ पे ये करंट है, करंट सेम होता है तो करंट के एरो मैंने सेम बनाए, तो इसका फेजर बना लेते हैं। अगर हम इसका फेजर बनाते हैं, VC और ये VR, ओके, करंट आर के डायरेक्शन में है, फ्लो कर रहा है, ओके, VR के डायरेक्शन में बेसिकली। अब इसका फेजर हम कंप्लीट करते हैं, तो हमने फेजर देखो कंप्लीट हो गया, ये हो गया नेट वोल्टेज और ये हो गया हमारा फाई। हर प्रॉब्लम में देखो मैं फेजर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, यही इसके लिए सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टूल है। ठीक है, चैप्टर को करना है, फेजर की प्रैक्टिस करिए और क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करिए, सबसे बेहतर टूल यही है इनकी सारी प्रॉब्लम्स को करने के लिए। तो अभी मुझे निकालना है कि भाई VC की वैल्यू कितनी होगी, है ना, मुझे V की वैल्यू दे रखी है, V की वैल्यू कितनी दे रखी है, 20 वोल्ट दे रखी है, R की वैल्यू दे रखी है, R के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो हमें गिवन है, हाँ, R के अक्रॉस जो वोल्टेज है RMS वैल्यू वो 12 वोल्ट है, तो VR जो है वो 12 वोल्ट है। अब यहाँ पे भी जो बच्चा नहीं मानेगा, फेजर यूज नहीं करेगा, गलती करेगा, तो उससे ये दिक्कत होनी है, वो अगेन DC वाला कॉन्सेप्ट लगा के बैठा होगा, VR और VC, है ना, वो बोलेगा सर ये 20 है, ये 12 है, ये VC है, VC इज इक्वल टू 8 आ गया, आंसर ये है ना। एग्जामिनर को पता है ना
तुम्हारी कमजोरी पता है ना, पता है उसे। इसलिए पहला ऑप्शन देखो, हर प्रॉब्लम में उसने वो रखा है जो आपसे गलती होती है, ये तरीका पता है उसे तुम्हारी कमजोरी। ठीक है, तो ये गलती नहीं करनी है। ठीक है, बता दो एग्जामिनर को भाई नहीं ये हम नहीं करेंगे, हमें मालूम है सही तरीका क्या है। ओके, क्लियर है बात। तो ये देखो पहला ऑप्शन इंटेंशनली ऐसा रखा हुआ है ना, कि बच्चा बस ये फटाफट डीसी वाला कॉन्सेप्ट लगाए, कैलकुलेट करके 8 वोल्ट मार्क करे और बस हो गया प्रॉब्लम, नेक्स्ट पे चलते हैं ना। ऐसा नहीं है ना, सोचना है थोड़ा सा, एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना है। बीसी का स्क्वायर सही तरीका ये होगा, और ये किससे आता है बेटा, फेजर डायग्राम से। किससे आता है, फेजर डायग्राम से ये तरीका आता है। अब वैल्यू पुट करो और बताओ आंसर क्या आएगा। ओके, तो बेटा ये जो क्वेश्चन है इसमें मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो डीसी वाली टेक्निक है ये एसी में नहीं लगती है, आप ये गलती बार बार करते हो और बार बार आपका नुकसान होता है। ठीक है, तो ये आज आपको सीखना है कि भाई ये डीसी के लिए है और ये एसी के लिए है, ये डीसी के लिए है, ये एसी के लिए है। ये किसके लिए होता, फॉर डीसी, है ना बेटा, डीसी सर्किट होते तो उसके लिए ये बात होती। लेकिन हमारे पास क्या है, एसी सर्किट, तो एसी सर्किट के लिए तो सारा काम फेजर से ही होता है, बिना फेजर के हो ही नहीं सकता कोई भी काम। ठीक है, ओके, तो ये हमारे पास है 20 का स्क्वायर कर दो भाई, अब तो नॉर्मल स्क्वायर है। वोल्टेज अक्रॉस 12 क्या है, 12 का स्क्वायर, और बेटा ये 20 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो, ये आपका 400 हो गया। ठीक है, आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 16 वोल्ट। ओके, क्लियर है, यस और नो। तो ये गलती नहीं करनी है, एग्जामिनर जानबूझकर पहला ऑप्शन ऐसा रख रहा है जो आप गलती करते हो। ठीक है, उसको भी ओवर द ईयर एक्सपीरियंस है ना कहाँ गलती करते हैं बच्चे, तो आपको उससे बचना है ना। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, क्वेश्चन फेजर से सॉल्व करना है। किससे सॉल्व करना है, फेजर से सॉल्व करना है। तो आई थिंक इन क्वेश्चन से आपको ये बात समझ आई होगी कि एसी और डीसी सर्किट को हम कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ओके, तो अगला जो हमारा टॉपिक है आज के सेशन का वो है एलआर सर्किट, है ना। एलसी सर्किट हो गया, उसकी प्रॉब्लम्स हो गई, बाकी आप प्रॉब्लम करिए, प्रैक्टिस करिए, जो भी डाउट्स हैं वो हमें भेजिए, हम उसके शॉर्ट वीडियोस बना के आपको भेजेंगे, मैक्सिमम उसको एनरिच करेंगे सो दैट आपको बात समझ आए। ठीक है, क्लियर है। तो अभी आरएल सर्किट पे आ जाते हैं। आरएल लिखिए या आरएल लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। एलआर बोल लीजिए, आरएल बोल लीजिए। तो इसमें क्या है, देखो ये तो एक सोलेनाइड है, आपको दिख रहे हैं ना, ये सोलेनाइड है, इसी को इंडक्टर कॉइल बोल दिया, है ना, इंडक्टर कॉइल बोल दिया। अब इस डायग्राम में इसमें कोर लगा हुआ है ना, कोर आयरन का हो सकता है या किसी और मटेरियल का हो सकता है, बट ये कोर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है, वो डिपेंड करेगा सिचुएशन टू सिचुएशन। तो ओवरऑल अगर मैं इसका एक सर्किट डायग्राम बनाऊं, ठीक है, तो भाई ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, सर्किट डायग्राम बनाता हूँ पहले इसका। तो इसका मैं सर्किट डायग्राम बनाना स्टार्ट करता हूँ। देखिए सर्किट डायग्राम, तो सबसे पहला स्टेप होता है सर्किट डायग्राम, फिर उसकी किरचॉफ की इक्वेशन लिखते हैं, फिर हम उसका फेजर बनाना स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हमने कहा कि एक रेजिस्टेंस है, आर वैल्यू का एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, एक इंडक्टर कॉइल है, इंडक्टर कॉइल हम यहाँ पे बना लेते हैं, दैट इज इंडक्टर कॉइल। ये इंडक्टर कॉइल है और इसमें हमने एसी वोल्टेज अप्लाई कर दिया, ये भी ध्यान देना है ना, ऐसा नहीं कि बैटरी बना दी, वी नॉट साइन ओमेगा। तो अगर मैं करंट रिप्रेजेंट करूं, पहले सबसे पहले करंट को समझते हैं, करंट सेम रहेगा या वोल्टेज सेम रहेगा। देखो करंट क्या से चला, मान लो ये पोलैरिटी टाइम बीइंग पॉजिटिव निगेटिव है, थोड़ी देर बाद ये निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगी। तो फिलहाल तो अभी हम ये देख लेते हैं कि एक एंड इसका पॉजिटिव है और एक एंड इसका निगेटिव है, तो इसको हटा देते हैं। ओके, तो करंट यहां से चलना स्टार्ट हुआ। अब आप मुझे बता दो, ये करंट क्या आगे जाके कहीं डिवाइड हो सकता है या नहीं, नहीं हो सकता। रास्ता तो एक ही है ना, क्रॉस सेक्शन एरिया एक ही है। मतलब अगर मैं इसको ऐसे सोचूं कि ये रेजिस्टेंस है, चलो ये रेजिस्टेंस का क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये मैंने शेड कर दिया। बेटा इंडक्टर है तो इंडक्टर क्वाइल भी तो किसी थिक वायर से बनी होगी ना, तो ये उसका क्रॉस सेक्शन एरिया है। अब जो करंट यहां से एंटर करेगा उसको यहां से जाना ही पड़ेगा, है ना, क्रॉस सेक्शन कुछ भी हो उसी में से जाना पड़ेगा, डिवाइड तो नहीं हो रहा। तो इन सीरीज आरएल सर्किट क्या चीज सेम रहने वाली है, करंट विल बी सेम। तो पहले इस पॉइंट को लिख लें हम, इन सीरीज
ठीक है, नोट करके मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, नोट करके आप भी लिखिए। इन सीरीज आरएल सर्किट, है ना, आरएल सर्किट देख लो, करंट विल बी सेम, करंट विल बी सेम, है ना, सेम होना चाहिए। रीजन मैंने बताया, क्या बताया, कि जो चार्ज या जो करंट यहाँ से चला भाई, उसके पास क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ पे ये है, ये वायर भी कुछ चौड़ा होगा, उसमें से जाएगा ही जाएगा, बट नहीं सकता कहीं भी। तो करंट सेम रहेगा, क्या सेम रहेगा, करंट। तो जब हम इसका फेजर बनाएंगे तो करंट के एरोस को अलाइन करेंगे, हमें ये बात याद रहेगी, तभी तो हम फेजर बना पाएंगे। चलो अब यहाँ पे केवीएल एक इक्वेशन, क्योंकि डेरिवेशन है तो आपको थोड़ा सा ये मालूम होना चाहिए कि केवीएल कैसे अप्लाई कर रहे हैं। आपने ये लगा दिया। अच्छा, ये सोलेनोइड है, सोलेनोइड में जैसी करंट बढ़ने का कोशिश करेगा, क्या करेगा, बैक ईएमएफ, है ना, ये अपोज करता है, जनरेट करता है ना बैक ईएमएफ। तो इसके अक्रॉस जो बैक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा इंडक्टर कॉइल के अक्रॉस, बैक ईएमएफ E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। जितनी तेजी से करंट चेंज करने की कोशिश करोगे उतना ज्यादा बैक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, है ना। मैं एक छोटे से एग्जांपल से मैंने पहले भी बताया था, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ कि मान लो एक ड्राइनेज है, ड्राइनेज सिस्टम है, उसमें ऑलरेडी वाटर लॉक्ड है ना, पानी भरा हुआ है ऑलरेडी, आगे नहीं जा सकता, कुछ कचरा अटका हुआ है। अब आप एक बकेट लाए और बकेट से आपने ऐसे पानी डाल दिया जोर से, क्या वो पानी निकल जाएगा या वो पानी बैक मारेगा, वाटर बैक मारेगा। तो कुछ इसी तरीके का बिहेवियर इसका होता है, ठीक है, कि जैसे ही इसमें से करंट बढ़ने की कोशिश करेगा, जितनी बढ़ने की कोशिश करेगा उतना ज्यादा बैक ईएमएफ ये प्रोड्यूस करेगा, उतना ज्यादा करंट फ्लो को अपोज करेगा, ठीक है। और अगर ये डीसी करंट होता तो डीसी करंट चेंज ही नहीं होता, तो उसको अपोज नहीं करता, है ना, बात आ रही है समझ में। तो ये है रेट चेंज ऑफ करंट। तो बेटा जितनी ज्यादा इसकी वैल्यू होगी, रेट चेंज ऑफ करंट, जितनी ज्यादा इसकी वैल्यू होगी उतना ज्यादा बैक ईएमएफ की वैल्यू हो जाएगी, है ना। समझ रहे हैं बात को, एक सिंपल एग्जांपल से याद रखिए। ओके, इसका बिहेवियर, वेरिएबल करंट को, चाहे वो एसी है या कोई और वेरिएबल करंट है, उसको अपोज करेगा। जो कांस्टेंट करंट है, स्टडी करंट, है ना, जैसे फॉर स्टडी करंट अगर मैं आपको ब्रीफ कर रहा हूँ, है ना, फॉर स्टडी करंट, मैं डीसी करंट भी नहीं बोल रहा बेटा, मैं डीसी करंट नहीं बोल रहा हूँ, स्टडी करंट बोल रहा हूँ। ऐसा करंट जो कि कांस्टेंट है, और ये कांस्टेंट करंट आपने इस इंडक्टर कॉइल से पास कर दिया, मान लो ये बैटरी है और ये कांस्टेंट करंट फ्लो हो रहा है, आई। बिहेवियर समझना जरूरी है पूरे सर्किट का, है ना, आई कांस्टेंट है, ठीक है। अब ये फ्लो हो रहा है, तो अगर मैं इसके अक्रॉस बैक ईएमएफ पूछूं तो आप लिखेंगे ये कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन है डी आई बाई डी टी। तो भाई ये चेंज तो जीरो हो गया ना कांस्टेंट के लिए, ये जो रेट चेंज है ये जीरो हो गया। जो चीज कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो होता है, यही तो मतलब है कि जीरो हो गया, वो चेंज जीरो हो गया। तो जब ये वो चेंज जीरो हो गया तो ये क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा बैक ईएमएफ, यानी कि ये स्टडी करंट को फ्लो होने में कोई अपोजिशन प्रोवाइड ही नहीं करेगा। हाँ, अगर करंट बदल रहा है तो अपोजिशन प्रोवाइड करेगा, जितना ज्यादा बदलेगा उतना ज्यादा अपोजिशन प्रोवाइड करेगा। बात आ रही है समझ में। तो इसको हटाते, ये अभी रिक्वायर्ड नहीं है यहाँ पर, ये सिर्फ समझाने के लिए था आपको बात, इसको हटा देते। तो रेट चेंज हो रहा है ना, रेट चेंज हो रहा है, केवीएल लगाओ, किरचॉफ वोल्टेज लूप रूल, है ना, केवीएल लगाते हैं। देखो यहां से हम चले V, यहाँ करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं आई आर माइनस का, करंट के डायरेक्शन में माइनस आई आर लिखते हैं। इधर भी बैक ईएमएफ है तो ये अपोज करेगा माइनस डी एल आई बाई डी टी, है ना। तो ये लिखने को लिख लेते हैं, लेकिन हम इसको सॉल्व नहीं करते, सॉल्व हम फेजर से ही करते हैं, ठीक है। लिखनी आनी चाहिए, पूछी जा सकती है, कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस दिए गए हैं कि आपको सर्किट दे दिया और ऑप्शंस में उसकी किरचॉफ इक्वेशंस दे दी, मल्टीपल ऑप्शंस में देके फिर आपको रिकॉग्नाइज करना है कि कौन सा ठीक है कौन सा गलत है। इसको अगर मैं साइन चेंज कर दूं तो ऐसे भी लिखा जा सकता है, माइनस वी आई प्लस आई आर प्लस एल डी आई बाई डी टी, ऐसे भी लिखा जा सकता है। माइनस कॉमन ले लिया, ये कब लिखा जाएगा, जब ये पोलैरिटी निगेटिव हो जाएगी, ये पोलैरिटी पॉजिटिव हो जाएगी। तो इतना सोचने की जरूरत नहीं है भाई, माइनस कॉमन ले लो तो ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों तरीके सही है, ओके, गलत कोई सा नहीं है। तो रेट चेंज हो गया हमारे पास, यहाँ पर हमने देख लिया। अब आ जाते हैं इसका फेजर डायग्राम, है ना। फेजर डायग्राम पहले हम अलग अलग बनाते हैं, फिर उसको सुपरपोज करेंगे, है ना, आपस में जोड़ेंगे और ऐसे जोड़ेंगे कि करंट का एरो सेम रहे, क्योंकि हमने पहले ही सीख लिया। पहले क्या सीखा, पहले हमने सीखा, नोट करके लिखा था हमने, ठीक है, ये हमने नोट करके लिखा हुआ है, नोट करके कि इन सीरीज सर्किट हमारे पास क्या रहता है बेटा, करंट सेम रहता है, करंट सेम रहता है ना, इसको ऐसे कर देते हैं, करंट सेम रहता है सीरीज सर्किट में।
तो करंट के एरो को मैच कराएंगे, किसको? करंट के एरो को मैच कराएंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, फेजर यहाँ आएगा नहीं, हम कंबाइन करके बनाएंगे। ओके, तो चलिए फेजर डायग्राम देखो, फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम इस चैप्टर की जान है ना, फेजर डायग्राम, बिना इसके तो कुछ है ही नहीं ये चैप्टर। फेजर डायग्राम, तो अगर ये प्योरली रजिस्टिव सर्किट होता तो फेजर डायग्राम बनता वी आर, ये वोल्टेज, और बेटा करंट आई, ये है फॉर प्योरली रजिस्टिव सर्किट, प्योरली रजिस्टिव सर्किट। हाँ जी, ऐसा सर्किट जिसमें सिर्फ रेजिस्टेंस लगा होता है, तो मैं यहाँ आपकी आसानी के लिए ये सर्किट बना देता हूँ। होना एसी सर्किट है, सेल मत लगा देना यहाँ पे। हाँ, तो क्योंकि रेजिस्टेंस का बिहेवियर एसी डीसी में सेम होता है, तो वहां कोई फेज डिफरेंस अगर नहीं होता। ओके, इसके बाद हम बना लेते हैं इंडक्टिव सर्किट। अब देखो इंडक्टिव सर्किट में क्या हो रहा है कि बैक ईएमएफ की वजह से करंट बढ़ नहीं पा रहा है, तो कौन सी चीज पीछे रहने की कोशिश कर रही है, करंट या वोल्टेज, है ना? एक चीज का याद कर लो, दूसरी चीज का याद हो जाएगा, आपकी चॉइस है। कैपेसिटर के रूल याद कर लो, इंडक्टर के अपोजिट कर दो, या इंडक्टर के याद कर लो, कैपेसिटर निकालने के लिए उल्टे डाल दो। तो अभी हमने आरसी सर्किट पढ़ा थोड़ी देर पहले, है ना? तो उसमें कैपेसिटर में करंट में क्या होता था, वहां पे करंट लीड करता था, वोल्टेज लैग करता था। इसका उल्टा कर दो, यहाँ पे वोल्टेज लैग करेगा, करंट जो है लैग करेगा, और वोल्टेज लीड कर जाएगा। उल्टा करना है बिल्कुल, है ना, उल्टा सोचना है। तो अगर मैंने कहा कि यहाँ पे करंट का एरो ये है आई, है ना, और ये वोल्टेज होगा VL, है ना, ये होगा हमारे पास VL, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। ओके, और ये रोटेशन बेटा हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होता है, ये आप चेंज नहीं कर सकते पूरे चैप्टर में, ये स्टैंडर्ड है, कन्वेंशन है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। ओके, तो फोर फेजर डायग्राम हो गया, फेजर डायग्राम फोर, फेजर डायग्राम फोर, फोर प्योरली, प्योरली इंडक्टिव सर्किट, है ना, किसके लिए? प्योरली इंडक्टिव सर्किट के लिए होता है ये, प्योरली इंडक्टिव सर्किट। डायग्राम में बना दूं, ये इंडक्टर कॉइल मतलब सोलेनॉइड एक तरीके की, जिसको मैंने एसी वोल्टेज पे लगा दिया, ठीक है, और ये हो गया, है ना। अब देखो ये मेरे पास दो सर्किट है, वी नॉट साइन ओमेगा टी, वोल्टेज हम यही लगा रहे हैं, इस पे भी ये वोल्टेज लगा रहे हैं, वी नॉट साइन ओमेगा, साइन ओमेगा टी। ओके देखो, ये ओमेगा टी हो गया, साइन ओमेगा टी। अब क्या करना है, कंबाइन, हम ये कंबाइन सर्किट तो पढ़ रहे हैं, तो बेटा जब इस सर्किट को इधर कंबाइन करके मैं बनाऊंगा इक्वल टू, है ना, जैसे इक्वेशन बनाते हैं ना, इक्वल टू, क्या करूं, इन दोनों को आपस में जोड़ दूं, जोड़ देते हैं ना, सीरीज में ही जोड़ना है। तो मैंने सीरीज में ये सर्किट बना दिया, मैंने कहा ये रेजिस्टेंस है, ये इंडक्टर है, ओके, ये वोल्टेज आपने वही लगाया, वी अल्टरनेटिंग वोल्टेज, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। ओके, करंट क्या होना चाहिए, करंट सेम होना चाहिए, ये हम पहले सीख चुके हैं। इसका रेजिस्टेंस R, इसका अपोजिशन XL, है ना, ये XL होता है अपोजिशन, ये हम पढ़ चुके। XL जो होता है हमारे पास ओमेगा L होता है, ठीक है, ये हमें याद होना चाहिए। तो इस तरीके से हमने जोड़ दिया। तो जब हमने सर्किट में ये दोनों एलिमेंट जोड़े तो इनके फेजर भी तो जुड़ने चाहिए। अब फेजर जोड़ते वक्त क्या करें, क्या हम वोल्टेज के एरो को सेम रखें या करंट के एरो को सेम रखें? हमें किसको सेम रखना है, करंट के एरो को सेम रखना है, क्योंकि बेटा आगे ना पैरेलल सर्किट भी आएंगे, तो वहां पे वोल्टेज सेम रहता है, तो वोल्टेज वाले एरो को सेम कर देंगे, टेक्निक तो वही रहेगी ना। तो अभी हमें जो जोड़ना है वो करंट वाले एरो को अलाइन करना है। तो भाई इसको ऐसे उठाओ, ये करंट है, ये वोल्टेज है, ऐसे उठाओ और करंट को अलाइन कर दो। तो फेजर डायग्राम दोनों का कंबाइन करके कैसे बनेगा, देखो ये फेजर डायग्राम, ये VR हो गया, ये हमारा VL हो गया, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, है ना। करंट ये है, I है, करंट I है ना। फेजर है तो वेक्टर से सॉल्व करेंगे, इसका हम लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लगा लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं इसको। तो ये डॉटेड से देखो मैंने ये कंप्लीट कर दिया, ये डॉटेड बना दिया, ये है, और ये बेटा नेट वोल्टेज है, और इनके बीच में फेज डिफरेंस फाई है, सेंस ऑफ रोटेशन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है। तो अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि सीरीज RL सर्किट में वोल्टेज लीड कर रहा है या करंट लीड कर रहा है, देखो इधर ये ऐसे घूम रहा है, ये वोल्टेज है, ओके, ये करंट है, अब इस तरीके से घूम रहा है, तो भाई वोल्टेज हमेशा आगे है करंट से।
और कुछ एंगल से आगे है, डायग्राम से नजर आ रहा है। तो इन क्या हमें कंक्लूजन मिला, इन सीरीज आरएल सर्किट, सीरीज आरएल सर्किट, वोल्टेज लीड्स द करंट, वोल्टेज लीड्स द करंट, करंट को क्या करता है, लीड करता है। और बेटा कितने एंगल से करता है, 5, वो अभी हम कैलकुलेशन से निकालेंगे। यही अगर आरसी सर्किट होता तो ये स्टेटमेंट अलग हो जाता। इन सीरीज आरसी सर्किट वोल्टेज लीड्स की जगह लैग्स आ जाता, लैग्स द करंट बाय एन एंगल 5। वहां 5 निकालने का अलग तरीका था, यहाँ अलग तरीका है। तो उसको नोट डाउन करिए और अगर कोई डाउट है तो पूछिए आप। ठीक है, ओके, है ना। चलिए देखिए नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करें। क्लियर है यहाँ तक कि फेजर कैसे बनाते हैं? बेटा जब दोनों ये सर्किट जुड़ गए तो इनके फेजर भी जुड़ने चाहिए, है ना, तभी तो नया फेजर बन के तैयार होगा। यही टेक्निक हम जब सीरीज एलसीआर सर्किट पढ़ेंगे उसमें भी जोड़ते चले जाएंगे। ऐसी तीन बनाएंगे अलग अलग, उनको जोड़ेंगे, उनका नया फेजर बना लेंगे। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड पे अगर हम चले तो फेजर डायग्राम हमारे पास इस तरीके से आ गया। ये हमारे पास वी एल है, ये हमारे पास वी आर है, करंट हमारे पास आई है। ओके, हमने ये कंप्लीट कर दिया, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ये वी है और ये फाई, हमें फाई निकालना है। तो सेम टिग्नोमेट्री है ना, कुछ नया नहीं है, कुछ नई मैथमेटिक्स नहीं है। तो ये वाला ट्राइंगल तो बना ही सकते हैं, ये वाला ट्राइंगल बना दिया हमने। ये कहा वी है और ये आई, इसको ये वी आर है हमारे पास, वी आर है, और ये हमारे पास वी एल है, और हमें फाई निकालना है। कैसे निकालें इस ट्राइंगल में, tan फाई, है ना। कैलकुलेशन ऑफ फेज डिफरेंस, क्या कैलकुलेट कर रहे हैं हम यहाँ से, सिंपल टिग्नोमेट्री का यूज करके कैलकुलेशन ऑफ फेज डिफरेंस। क्या कैलकुलेट कर रहे हैं बेटा, फेज डिफरेंस, कैलकुलेशन ऑफ फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, किसके बीच में, करंट एंड वोल्टेज के बीच में। ठीक है, वोल्टेज लीड कर रहा है, ये हम देख पा रहे हैं फेजर से। फेजर का सेंस ऑफ रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो जब हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमें tan फाई की वैल्यू लिखनी है। वैसे हम कॉस की भी लिख सकते हैं, साइन की भी लिख सकते हैं, फिलहाल हम tan फाई की वैल्यू लिखेंगे। tan फाई है ना, एंगल tan फाई बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कहाँ है, VL है, बेस क्या है, VR है। तो बेटा VL बाई VR, है ना। तो इसके बीच में हम लिख सकते हैं कि भाई फाई जो है वो होता है tan इनवर्स ऑफ VL बाई VR। अच्छा, इसको कैसे लिख सकते हैं, अगर मैंने ये tan फाई लिखा तो इसको देखो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, VL बाई VR तो है। अब देखो tan फाई क्योंकि करंट है, करंट के टर्म्स में लिख सकते हैं IXL ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, इसको भी ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग IR। करंट सेम होगा तो जो सेम है वो गायब, है ना, काट देते हैं उसको। तो ये करंट यहाँ से गायब हो गया। तो हमारे पास जो tan फाई है वो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, XL बाई R, है ना। तो फेज डायग्राम निकालने के लिए, फेजर निकालने के लिए या तो हम ये वाला फार्मूला यूज कर लें या ये वाला फार्मूला यूज कर लें, बात एक ही है ना, अलग अलग नहीं है, बस इसमें टर्म्स बदल गए, बस अलग अलग वैल्यू दे रखे तो उसके हिसाब से हम आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, फेज डिफरेंस। हाँ, मैं अगर इसमें cos फाई लिखना चाहता हूँ, है ना, जिसको पावर फैक्टर बोलते हैं, आगे जाके पढ़ेंगे हम लोग। मान लो cos फाई लिखना चाहता हूँ तो आप बोलोगे इसमें क्या दिक्कत है, ट्राइंगल ही तो है, ट्राइंगल तो दे रखा है, तीनों साइड मुझे मालूम है, तो मुझसे तो cos भी लिखवा लो, tan भी लिखवा लो, साइन भी लिखवा लो, जो चाहो वो लिखवा लो, है ना। तो cos फाई लिखना है तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस बेटा VR है, हाइपोटेन्यूज V है, तो ये हो जाएगा VR बाई V, है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, cos फाई को IR लिख सकते हैं, इसको IZ लिख सकते हैं, नेट इम्पीडेंस होता है, ये R बाई Z हो जाएगा। तो आप cos की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, आप साइन की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। इस cos फाई को क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर, आगे पढ़ेंगे इसको। cos फाई की जो वैल्यू आती है उसको पावर फैक्टर बोला जाता है। पावर वाला टॉपिक का वीडियो हम अलग से करेंगे लाइव क्लास में, है ना। तो उसमें सारे सर्किट्स में हम पावर को कवर करेंगे, सारे सर्किट में जो जो पावर होती है उसको डिस्कस करेंगे। तो cos फाई का जो नाम है वो याद रखना है पावर फैक्टर, है ना। और डिटेल डिस्कशन इसका जब हम पावर डिस्कस करेंगे इन सर्किट में, पहले सर्किट समझ लेते हैं ना क्या क्या होते हैं, है ना, उसके बाद इसमें पावर देखेंगे कि इसमें क्या पावर डिसिपेट हो रही है। तो ये हमारे पास cos फाई हो गया। अभी हमें नेट वोल्टेज निकालना है, तो अगेन ये ट्राइंगल है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, हाइपोटेन्यूज जो है इसकी स्क्वायर इसके बराबर होती है। तो मैं लिख सकता हूँ, ये मैं ट्राइंगल देखिए दोबारा बना रहा हूँ,
ये वी आर है, ये वी एल है, ओके, ये वी है, ओके। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। आपको ऐसे अच्छा लग रहा है तो ऐसे लिख दो, है ना। आपको और कोई तरीका अच्छा लग रहा है तो बेटा ऐसे लिख दो, इसको आप लिख सकते हैं, है ना। डिफरेंट वेज है लिखने के, वो आपको देखना है आपको कैसे याद रहता है। तो अभी ये जो आई है इसको आप आई जेड लिख सकते हैं, वी को बेटा इसको लिख सकते हैं आई आर का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं आई एक्सएल का होल स्क्वायर। आई कॉमन होता है सीरीज सर्किट में, है ना, आई क्या होता है, कॉमन होता है सीरीज सर्किट में। तो आई इधर से निकाला इधर से निकाला, कैंसिल कर दिया, तो जेड मेरे पास आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, और ये कहलाता है इम्पीडेंस। क्या कहलाता है ये, इम्पीडेंस। यूनिट क्या होगी, ओम। यूनिट क्या होगी इसकी, ओम। देखो यार इसकी भी यूनिट ओम, इसकी भी यूनिट ओम, सॉल्व करोगे तो ओम ही तो आएगा, है ना। अच्छा, अगर मुझे करंट निकालना है, मान लो करंट इन दिस सर्किट, ओके, करंट की कैलकुलेशन अगर मुझे निकालनी है तो करंट होता है बेटा आई इज इक्वल टू वी बाई आर। वैसे ये डीसी के लिए है वैल्यू, है ना, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। अब यहाँ आर तो नहीं आना चाहिए, यहाँ आर की जगह क्या आना चाहिए, नेट अपोजिशन जेड है, तो यहाँ जो आना चाहिए वो मैं जेड लिख दूंगा, ओके। ये मैंने जेड लिख दिया, ओके, ये मेरे पास जेड हो गया। तो भाई आई जो है, अगर आपको आरएमएस चाहिए तो ये हो जाएगा बी आर एम एस डिवाइडेड बाई जेड, कितना हो जाएगा बेटा, आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। और एक्सएल मेरे पास होता है ओमेगा एल, जो कि फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा एल की, एक्सएल की वैल्यू, ठीक है। तो ये जो आरएल सर्किट है इसमें हमने सीखा कि भी फेजर डायग्राम कैसे बनेगा, वोल्टेज रीड कर रहा है करंट से, है ना, आगे आगे चल रहा है, उनके बीच में फेजर डायग्राम है। आप, अब आपको अगर ये आता है तो आप इस पे मैक्सिमम प्रॉब्लम कर सकते हो, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम ऐसी नहीं है जिसमें जो है इसके आउट ऑफ कॉन्सेप्ट हो जाए, है ना। ये जो पढ़ा दिया इसी इसी को अप्लाई करना सीखना है मल्टीपल प्रॉब्लम्स में, ओके। तो देखो अभी मैंने आपके लिए प्रॉब्लम रेडी रखी है, नेक्स्ट स्लाइड में देखिए। ये सब प्रॉब्लम हम जो है आरएल सर्किट की करेंगे प्रॉपर, लेकिन वो हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस कर पाएंगे। आई होप आपको ये सेशन समझ आया होगा। प्लीज कमेंट करिए, बताइए कि आप हमारे एंड से और कौन से टॉपिक्स पे इस तरीके की डिटेल वीडियोस चाहते हैं जो कंसेप्चुअली आपको स्ट्रांग बनाए, ओके। सिर्फ ये नहीं कि फार्मूला याद कर लिया ऐसे हो गया। तो प्लीज हमें चैट के थ्रू बताइए, इंस्टा पे बताइए, फेसबुक पे बताइए कि आप किस तरीके का जो टॉपिक्स हैं उस पर डिटेल वीडियोस चाहते हैं, ठीक है। टिल देन गुड बाय, टेक